हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं फिर से आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ सीजीएल 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले भी मैं एक वीडियो जो है ऑलरेडी डाल चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इस वीडियो सीरीज़ में हम क्या कर रहे हैं कि 2023 में जितने भी एसएससी सीजीएल का टियर 1 में एग्जाम में जितने भी जीएस क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, जीके एंड जीएस के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी इसमें मैं इंक्लूड कर रहा हूं ताकि आप सभी का रिवीजन भी हो जाए, साथ ही साथ प्रीवियस क्वेश्चन का एनालिसिस भी हो जाए। ये सारे क्वेश्चन जो है आपको ना केवल एसएससी सीजीएल में मदद करेगा, साथ ही साथ जो आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम आने वाला है उसमें भी आप सभी को बहुत मदद मिलेगा। तो इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें इस पूरे वीडियो सीरीज में। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कर लें। ये जो हमारा वीडियो नंबर 2 है, ये एसएससी सीजीएल टियर 1 का जो 14 जुलाई 2023 को जो सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, सेकेंड शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था उसके पेपर्स हैं। तो इसको आप तैयारी अगर कर रहे हैं तो आप टेस्ट की तरह भी इसको दे सकते हैं और लास्ट में आप बताइएगा कि टोटल में से आपका कितना सही हो रहा है। और मैं जो कुछ भी यहाँ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूँ उसको भी आप साथ साथ नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आज का प्रश्न क्रमांक 1 नंबर में। पहला प्रश्न है कि लाइनस कार्ल पॉलिंग को रासायनिक आबंध की प्रकृति और जटिल पदार्थों की संरचना की व्याख्या के लिए इसके अनुप्रयोग के क्षेत्र में उनके शोध के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल प्राइज पुरस्कार दिया गया था। देखिए, मैं आप सभी को सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो नोबेल प्राइज वाला सेक्शन होता है, ठीक है, यहाँ से आपको एसएससी सीजीएल में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आरआरबी एनटीपीसी के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो इसको आप जरूर करके चले जाइएगा और कोशिश ये करिएगा कि जितना पुराने भी जो नोबेल प्राइज होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वहाँ से भी प्रश्न अधिक से अधिक बनाया जा सकता है। तो एटलीस्ट जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उसको करके रखिएगा और जो लेटेस्ट वाला जो नोबेल प्राइज 1-2 साल का दिया गया होता है आप उसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो अब ये प्रश्न जो है बताइए कि लाइनस कार्ल पॉलिंग को किस वर्ष नोबेल प्राइज दिया गया। राइट आंसर है 1954 में। ठीक है, इनको 1954 का नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक है, रसायन विज्ञान में आपको याद रखना है। आप सभी को पता ही होगा कि जो नोबेल प्राइज है इसकी शुरुआत 1901 से हुआ था। ठीक है, और वर्तमान में ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कई बार से पूछा जाता है। अगर 2023 का नोबेल प्राइज की बात किया जाए, ठीक है, 2023 में नोबेल प्राइज की बात किया जाए तो आप इसका पूरा एक चार्ट प्रिपेयर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे 1-2 बता देता हूँ। जैसे अगर साहित्य की बात करूँ, लिटरेचर का, तो लिटरेचर का भी आपको याद रखना है। साहित्य के क्षेत्र में जॉन फॉसे को दिया गया था। ठीक है, किसको दिया गया था? तो जॉन फॉसे को दिया गया था। राइट। इसी तरह अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि पीस के लिए किसको मिला था, या फिर कह लीजिए कि नोबेल का शांति का पुरस्कार किसको मिला था, तो ये मिला था एक ईरानी कार्यकर्ता है नरगिस मोहम्मदी। ठीक है, मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पे, नरगिस मोहम्मदी। इनको दिया गया था शांति के लिए नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र में दिया गया था क्लाउडिया गोल्डन को। तो ये एटलीस्ट 3 याद रखिएगा, बाकी आप सारे चीज को भी, सारे नोबेल प्राइज को उसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर संघ राज्यों में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था? ठीक है, ये तब का है जब एग्जाम 2023 में लिया गया था, उस समय की आपसे बात किया गया कि 2023 में कहाँ किया गया था। जी, 2023 में तो एग्जाम हुआ था, आपसे 2022 का पूछा गया होगा। ठीक है, पुराना वाला, कि जब ये एग्जाम लिया गया था उस समय, मतलब यहाँ पे दिया गया कि 36वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? राजस्थान, नई दिल्ली, गुजरात या फिर केरल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गुजरात के अंदर 36वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था। अगर आपसे पूछ ले कि 37वां वाला जो है ये कहाँ पे खेला गया था, तो 37वें नंबर का है, ये 2023 में खेला गया था राष्ट्रीय खेल, और कहाँ? तो गोवा के अंदर इस खेल को खेला गया था। ठीक है, याद रखिएगा। 38 नंबर का 38वां अगर पूछ ले तो ये कहाँ? 2024 के अंदर। ठीक है, 2024 के अंदर, और ये कहाँ होगा? उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर। तो ये सभी प्रश्न आपको इस तरीके से याद करना है। राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न है स्क्रीन पर आप सभी के लिए कि न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में, ठीक है, जो न्यायाधीश होते हैं उनको एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास होता है? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, पॉलिटी का प्रश्न है। कह लीजिए कि अगर किसी एक उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में अगर भेजना है तो ये कौन भेज सकता है? भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, भारत के कानून मंत्री या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो आपको कई लोग अगर इसको पढ़ेंगे नहीं तो आप भारत के मुख्य न्यायाधीश मार दोगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा।
ठीक है। तो ये जो काम कर सकता है भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो कर सकते हैं कि किसी एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। कौन कर सकते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यह क्रिया किया जा सकता है, ठीक है। और आप सभी को यह भी याद रखना है कि जो हाई कोर्ट होता है या फिर जो कह लीजिए उच्च न्यायालय होता है, ठीक है, हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय, इसके लिए संविधान में कहां से कहां तक का आर्टिकल है, तो आपको याद रखना है 214 से लेके आर्टिकल जो 231 तक है ये उच्च न्यायालय से संबंधित होता है, ठीक है। और आर्टिकल 214 जो है ये आपको याद रखना है कि सभी जो ये 214 ये बताता है कि जितने भी भारत के राज्य हैं सभी के लिए एक उच्च न्यायालय, एक हाई कोर्ट होगा, ये आर्टिकल 214 कहता है, ठीक है। इसी तरह आपसे सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कुछ आर्टिकल याद रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल है आपको 124 याद रखना है, ठीक है। जैसे ये 214 है, इसी को उलट देंगे, एक को पहले कर देंगे तो 124 हो जाएगा, और ये 124 जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए है, और इसके अनुसार भारत के लिए एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ये आर्टिकल 124 कहता है, ठीक है। तो ये दोनों आर्टिकल को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है कि भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में लगातार किन 2 वर्षों में मुख्य अतिथि नहीं आया था, ठीक है। ये भी एक अच्छा प्रश्न है। उस समय का प्रश्न ये गया था क्योंकि हमको पता है कि जितने बार भी रिपब्लिक डे होता है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होता है भारत का, ठीक है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, उस दिन किसी न किसी देश के जो किसी न किसी देश के बड़े लीडर को चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया जाता है। तो कौन से 2019-20 में, 20-21 में, 18-19 में या फिर 21-22 में किस में नहीं आए थे? तो 2021 और 22 क्योंकि वो कोविड का पीरियड था, ठीक है, कोविड के पीरियड होने के कारण किसी भी अतिथि को इनवाइट नहीं किया गया था। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जो 2024 का रिपब्लिक डे था, 2024 का जो गणतंत्र दिवस था, इसमें किसको बुलाया गया था? तो आपको याद रखना है जो फ्रांस का, ठीक है, जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं, जो फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम था इमैनुअल मैक्रोन, नाम याद रखिएगा, इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। इनको 2024 का जो गणतंत्र दिवस समारोह था उसमें बुलाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 कब मनाया गया था? ये भी अच्छा प्रश्न है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो दिन दिवस वाला जो टॉपिक है यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल या फिर आरआरबी एनटीपीसी या किसी भी एग्जाम का, तो ये जो डे वाला जो है, दिवस वाला जो सेक्शन होता है, इसको आपको एक बार पढ़ के जरूर रखना चाहिए, याद करके रखना चाहिए, ठीक है। कब मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस? 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 11 अक्टूबर या फिर 12 अक्टूबर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, बताइएगा, चलिए इसका बताइएगा कि महिला दिवस, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, एक चीज़ तो आपको याद ही रखना है कि वर्तमान में ही एक करंट अफेयर का पार्ट है कि एक चीज़ घोषित किया गया है कि संविधान हत्या दिवस, ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, संविधान हत्या दिवस किस दिन को मनाए जाने के लिए घोषित किया गया है, ठीक है, संविधान हत्या दिवस। कमेंट करके आप लोग ये दोनों का आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए 6वां प्रश्न है, खाली स्थान, हवा, प्रकाश, नमी या भोजन को खराब करने वाली जीवाणुविक क्रिया के संपर्क में आने पर वसा और तेलों के पूर्ण या फिर अपूर्ण ऑक्सीकरण या जल अपघटन की एक प्रक्रिया है। यह साइंस का एक प्रश्न है जो कि एक अच्छा प्रश्न है, ठीक है। बताना है कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया है इसमें, ठीक है, जो क्या करता है, हवा, प्रकाश, नमी या भोजन को खराब करने के लिए जीवाणुविक क्रिया के संपर्क में आने से वसा और तेलों का पूर्ण ऑक्सीकरण करने का कार्य करता है। स्वतः अपचयन, विकृत गंधन, स्वतः ऑक्सीकरण या फिर हाइड्रोजनन, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इसको कहते हैं विकृति गंधन, ठीक है। इस चारों में से एक हाइड्रोजनन जो है, जिसको हाइड्रोजनेशन कहते हैं, इसको आपको याद रखना चाहिए। हाइड्रोजनीकरण भी इसको कहते हैं, हाइड्रोजनेशन या फिर हाइड्रोजनन कह लीजिए या फिर हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है, जैसे आपने सुना भी होगा, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, जो ये क्या करता है, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं कि जो असंतृप्त, ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त यौगिक में या फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने की प्रक्रिया होती है, ठीक है, याद रखिएगा, क्या, हाइड्रोजनेशन या फिर हाइड्रोजनीकरण। जैसे आपने सुना होगा जो वेजिटेबल ऑयल होता है, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजन इसमें दिया जाता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन इसमें जोड़कर और इसको वेजिटेबल घी में बदला जाता है, ठीक है, वेजिटेबल घी। डालडा आपने सुना होगा, जो डालडा होता है वही वेजिटेबल घी होता है। तो ये हाइड्रोजनेशन की प्रक्रिया के बाद ही ऐसा संभव हो पाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर
सातवां प्रश्न है स्क्रीन के ऊपर कि एक तत्व X की परमाणु संख्या क्या होगी जो आवर्त 2 और समूह 17 में उपस्थित होता है। ये भी केमिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न कई बार से पूछा जाता है। पहली बात तो याद रखिएगा कि अगर कोई तत्व समूह 17 में है, अगर कोई भी तत्व ग्रुप 17 का अगर तत्व है तो उसका जब इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन निकालोगे आप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन अगर आप निकालोगे तो याद रखिएगा जो आउटर मोस्ट सेल होगा, जो सबसे बाह्यतम कोश होगा, ठीक है, बाह्यतम कोश में आपको 7 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, 7 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए ये पहला वाला जो है ये 7 दिया हुआ है, तो 7 को जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो कैसे करोगे भाई, पहला सेल में 2, उसके बाद वाले में 5 भरा जाएगा। 8 का अगर करोगे तो सबसे पहला सेल में 2 भरा जाएगा, उसके बाद वाले में 6 आएगा। 10 का करोगे तो इसका पहले सेल में 2 होता है, इसके बाद 8 होता है। ये जो चौथा ऑप्शन है 9वां, इस 9 का ही जब आप इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 और 7 आएगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो फोर्थ ऑप्शन है जिसका परमाणु क्रमांक 9 है, ये किसका है, तो समूह 2 में और आवर्त 2 में और समूह 17वें नंबर पे आएगा। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट होगा। कैसे पता करेंगे कि दूसरे आवर्त में, तो ये पहला जितना सेल नंबर होगा, ये पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल होगा, तो ये हमारा आवर्त 2 हो गया। लास्ट वाले में जितना आपका 7 आया तो वो किसका, वो समूह को बताता है, 17वें नंबर का समूह बताता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऐसा परमाणु होता है, ठीक है, कौन सा ऐसा एटम है जिनका परमाणु संख्या 9 होता है, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 में बंबई में हुई थी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बताना है कि 1875 में कौन सी संस्था की स्थापना बंबई में हुई थी, अलीगढ़ आंदोलन, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज या फिर ब्रह्म समाज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, जो आर्य समाज है उसकी स्थापना 1875 में, ठीक है, याद रखिएगा 1875 में बंबई में हुई थी। और आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो आई थिंक आप सभी को पता होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं वो आर्य समाज के संस्थापक हैं, याद रखना है। ठीक है, ये जो अलीगढ़ आंदोलन है इसका जो स्थापना कह लीजिए, इसका अलीगढ़ आंदोलन का स्थापना 1875 में ही, लेकिन ये मुंबई में नहीं हुआ था, कहाँ कह लीजिए कि ये अलीगढ़ में हुआ था। और इसका स्थापना किसने किया था, तो सर सैयद अहमद खां, नाम आपको याद रखना है। जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है उनको भी शायद इन्होंने ही बनाया था, एक बार कंफर्म कर लीजिए, सर सैयद अहमद खां। ठीक है, याद रखना है। सत्यशोधक समाज का स्थापना किसने किया था, तो ये 1873 में हुआ था। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। ठीक है, ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज तो सबसे कॉमन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। 1828 में किसके द्वारा, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। कमेंट करके आप लोग एक बताइएगा कि सती प्रथा पर बैन लगाने में किसका हाथ था और उस समय गवर्नर जनरल भारत का कौन था, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर 3, आर्य समाज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9वां प्रश्न है कि उत्तर पश्चिम में पठानों ने किसके नेतृत्व में लाल कुर्ती रेड शर्ट के नाम से मशहूर खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना की थी। यह भी एक अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। खुदाई खिदमतगार नामक जो संस्था है उसकी स्थापना किसने किया था, खान अब्दुल गफार खान, हसरत मोहानी, M.A. अंसार या फिर मोहम्मद अली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, खान अब्दुल गफार खान। इन्होंने ही लाल कुर्ती या फिर रेड शर्ट के नाम से मशहूर खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना कब किया था, तो ये भी डेट याद रखिएगा, 1929 में, 1929 में इसकी स्थापना किया था। 10वां प्रश्न है, फिशर के मात्रा सिद्धांत को उनके द्वारा खाली स्थान के रूप में दिए गए प्रसिद्ध समीकरण के माध्यम से समझाया गया। इसको हम बोलते हैं फिशर्स इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, फिशर्स इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये इक्वेशन क्या है, तो MV इक्वल्स टू PT। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है, MV इक्वल्स टू PT, जिसमें जो M है, M रिप्रेजेंट करता है किसको, तो मनी सप्लाई को, कितने मनी का सप्लाई किया गया है, तो सप्लाइड मनी को रिप्रेजेंट किया जाता है M से। V का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ मनी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मनी। और जो यहाँ पे P आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो P है, इस P का मतलब क्या होता है, तो प्राइस लेवल। ठीक है, प्राइस लेवल को रिप्रेजेंट करता है। और लास्ट में आ गया T, तो T रिप्रेजेंट करता है ट्रांजैक्शन को। ठीक है, तो ये एक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, आपको याद रखना है। चलिए 10वां प्रश्न हो गया। 11 नंबर का प्रश्न है,
कि जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों पीडब्ल्यूडीएस के सशक्तिकरण के लिए अपनी एकीकृत पहल भीम भोई भिनख्यामा समर्थ अभियान BBSA को जो अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, ठीक है, कौन सी राज्य के द्वारा? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या मणिपुर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, उड़ीसा सरकार के द्वारा BBSA इस योजना को 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, आपको याद रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि बताइए कि जो भारत का कौन सी मतलब किस राज्य की राज्य सरकार है जिसने राजीव गांधी नागरिक अभय हस्तभय योजना को चलाया, ठीक है, हस्तम योजना को चलाया, शुरू किया है। मैं नाम लिख देता हूं, क्या नाम है तो शॉर्ट में मैं लिखता हूं राजीव गांधी नागरिक अभय हस्तम योजना। इस योजना को किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है बताना है आपको। राज्य सरकार का नाम की कौन से राज्य में इसको चलाया गया है आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में रिपब्लिक गणतंत्र शब्द का अर्थ बताता है? ठीक है, हमारा जो देश है एक गणतंत्र देश है, एक रिपब्लिक कंट्री है, किसकी कौन सा ऐसा शब्द है संविधान में जिसकी माध्यम से हम कहते हैं कि हमारा जो देश है भारतीय संविधान में, यहाँ भी हमारा जो देश है वो रिपब्लिक है? मनोनीत प्रमुख, अधीनस्थ प्रमुख, निर्वाचित प्रमुख या फिर वंशानुगत प्रमुख? ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट है, ठीक है, निर्वाचित प्रमुख। हमारे देश में आप जानते हैं कि जो पीएम है उनका भी एक सांसद के रूप में कह लिए एक इलेक्शन के थ्रू ही वो चुने जाते हैं, इनके बाद वो बहुमत साबित करने के बाद प्रधानमंत्री पद पे होते हैं, मतलब एक निर्वाचित होते हैं, कोई वंशानुक्रम में उनको कह लीजिए कि एक राजा की पदवी नहीं दी गया है, ठीक है। हमारे देश में कैसा है, एक संविधान है, रिपब्लिक कंट्री है जहां पे लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए एक निर्वाचित प्रमुख होने के कारण हमारा जो देश है एक रिपब्लिक है, एक गणतंत्र है। एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है और कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है। आप सभी को पता है कि हमारे संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें कुछ शब्दों को जोड़ा गया था। कौन कौन से शब्द? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी हो गया, धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता, ठीक है, इन शब्दों को जोड़ा गया था। अब आपसे प्रश्न ये पूछूंगा कि ये जो शब्द हैं इनको कब भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया और किस संविधान से, ठीक है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से इन शब्दों को जोड़ा गया? ये सब आंसर जो है आप लोग कमेंट करिएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13वां प्रश्न है कि मृच्छकटिका नामक जो नाटक है इसको किसने लिखा था? अमर सिन्हा ने, शूद्रक ने, कालिदास ने या फिर भास ने? किसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, आप सभी को पता है। मृच्छकटिका जो है इसका हिंदी में मतलब होता है मिट्टी का खिलौना, मिट्टी का खिलौना। और इसको लिखा किसने था? तो शूद्रक ने लिखा था, ठीक है। एक प्रश्न और याद रखिएगा जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एक आपने बुक सुना होगा लाइफ डिवाइन, ठीक है, लाइफ डिवाइन, इसको किसने लिखा था? तो श्री अरविंद घोष जी ने लिखा था, ठीक है, अरविंद घोष, लाइफ डिवाइन। अब क्वेश्चन यहां से आपसे पूछता हूं कि इसका उल्टा बताइए कि ये डिवाइन लाइफ है, ठीक है, एक बुक ये भी है डिवाइन लाइफ, इसको किसके द्वारा लिखा गया है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 2020 ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल क्या था? यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओलंपिक के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। जितना इंपॉर्टेंट आप नोबेल प्राइज को देंगे उतना ही इंपॉर्टेंस जो है आपको ओलंपिक से संबंधित प्रश्न भी पढ़ के जाना है, ठीक, क्योंकि ओलंपिक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यह भी पूछा जाता है कि आयोजन कहाँ हुआ था, कब? 2020 की बात हो रहा है। आप सभी को पता है ओलंपिक जो है प्रति 4 वर्ष में होता है, इससे पहले 2020 में हुआ था, तो अभी 2024 में हो रहा होगा और हो रहा है, ठीक है। कहाँ हुआ था? सिडनी, रियो, लॉस एंजलिस या फिर टोक्यो? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 2020 का कहाँ हुआ था? टोक्यो के अंदर हुआ था, जापान टोक्यो के अंदर, जापान टोक्यो में। अब क्वेश्चन यहां से है कि 2024 वाला जो अभी हो रहा है, 2024 का ओलंपिक कहां हो रहा है? तो 2024 का ओलंपिक जो है पेरिस के अंदर हो रहा है, ठीक है। कहां हो रहा है? पेरिस, फ्रांस में हो रहा है। अब क्वेश्चन आपसे आता है कि 2024 के बाद आएगा कहां? 2028 में। 2028 का ओलंपिक कहां होने वाला है? कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का प्रश्न है कि आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के उदय से पहले भारतीय निर्यात में मुख्य रूप से खाली स्थान जैसे निर्माण शामिल थे, ठीक है। मतलब जब आधुनिक औद्योगिक प्रणाली का स्टार्टिंग हुआ उससे पहले भारत में कौन सी ऐसी चीजें थी जिसका निर्यात जो है होता था? सूती और रेशमी वस्त्र, हल्की मशीनरी, इलेक्ट्रिकल्स या फिर रसायन? राइट आंसर, इस सब का आंसर आप अपने अनुमान से भी लगा सकते थे। सूती और रेशमी कपड़ों का ही निर्यात भारत से किया जाता था, ठीक है, औद्योगिकरण से पहले।
चलिए एक चीज़ मैं यहाँ से आपसे कुछ बताता हूँ जो आपको याद रखना चाहिए कि भारत में आधुनिक रूप से, ठीक है, भारत में आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र का जो सबसे पहला मिल लगाया गया था, सूती वस्त्र का सबसे पहला मिल जो कि आधुनिक रूप से विकसित था, वो कहाँ लगाया गया था? तो आपको याद रखना है 1818 के अंदर लगाया गया था। तो कलकत्ता के पास एक जगह था, ठीक है, कलकत्ता के पास एक जगह था, फोर्ट ग्लास्टर कहा जाता था, फोर्ट ग्लास्टर, वहीं पर लगाया गया था। हालांकि ये सफल नहीं रहा था, ये असफल हो गया था। लेकिन बाद में सन 1854 में, ठीक है, बाद में सन 1854 में किसके द्वारा? तो कवास जी जो डाबर हैं, याद रखिएगा, कवास जी डाबर, इनके द्वारा एक सूती वस्त्र का मिल लगाया गया आधुनिक रूप से। कहाँ में? बंबई में। ये वाला जो है सबसे सफल, भारत का पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कवास जी डाबर द्वारा बंबई में लगाया गया था और इसका उत्पादन जो है 1856 से शुरू हुआ था, याद रखना है, ठीक है। 16 नंबर का प्रश्न है कि खाली स्थान का दासकथिया नृत्य ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं घटनाओं को चित्रित करते हुए दो पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक आदिवासी नृत्य है, ठीक है। कौन सा? दासकथिया नृत्य जो है, बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस राज्य के आदिवासियों द्वारा खेला जाता है? गुजरात, गोवा, ओडिशा या फिर उत्तर प्रदेश? राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा है। ओडिशा के अंदर दासकथिया नृत्य जो है खेला जाता है दो जनजाति पुरुषों के द्वारा, याद रखिएगा। मणिपुरी आप लोग सुना होगा, ठीक है, ये जो मणिपुरी है इसमें, ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न आपको याद रखना है। सबसे पहली बात, मणिपुरी जाने से पहले यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। याद क्या रखना है कि जो उड़ीसा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मैं बता रहा हूँ जो आपको याद रखना चाहिए। मणिपुर का कुछ ऐसे नृत्य का नाम बताता हूँ जो आपको याद रखना है, जो खेलकूद और युद्ध नृत्य से संबंधित माना जाता है और एग्जाम में पूछा जाता है। मणिपुर का एक नृत्य आपको याद रखना है, थंगटा नृत्य, ठीक है, थंगटा नृत्य मणिपुर का है। और एक और याद रख सकते हैं केरल का, ठीक है, केरल का एक नृत्य है जो कि उसको मार्शल आर्ट भी कहा जाता है, जिसका नाम है कलारी पट्टू, ठीक है, कलारी पट्टू, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शैवाल है? और ये प्रश्न जो है मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। जो इससे पहले वाला वीडियो है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 ही था जो सभी तरह के शैवालों का एक सामान्य नाम को बताया था, ठीक है। तो याद रखिएगा जो लाल शैवाल होते हैं उसको रोडोफाइसी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर है, रोडोफाइसी। क्वेश्चन नंबर 18 है नृत्याचार्य पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान से सम्मानित गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध थे? ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथक या फिर मणिपुरी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मणिपुरी के लिए ये प्रसिद्ध थे, ठीक है, याद रखिएगा। कुछ और भी अगर याद रखना है तो रख सकते हैं। मणिपुरी ये जो मणिपुरी नृत्य है इसको पुनर्जीवित करने का श्रेय किसको जाता है? तो मणिपुर के एक राजा थे जिनका नाम था राजा चंद्र, ठीक है, इन्होंने ही कह लीजिए कि मणिपुरी को पुनर्जीवित करने का काम किया है। एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताइए कि जो मोहिनी अट्टम है, मोहिनी अट्टम और कथकली, मोहिनी अट्टम और कथकली ये दोनों जो नृत्य है ये भारत के किस राज्य की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19 नंबर का प्रश्न है शकूर खान और पंडित राम नारायण जैसे संगीतकारों ने निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया? इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए अगर आप एसएससी या फिर आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपको 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलते ही हैं, तो आप आर्ट एंड कल्चर जरूर पढ़ के जाइएगा। अब आते इस सवाल में कि शकूर खान और पंडित राम नारायण मिश्र जो हैं, पंडित राम नारायण ये ऐसे संगीतकार कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? शहनाई, वीणा, गिटार या फिर सारंगी? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ये लोग जो हैं सारंगी के वादक हैं, ठीक है, याद रखिएगा। शहनाई में अगर जाएंगे तो आपने एक नाम सुना होगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो शहनाई से, ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अब क्वेश्चन एक पूछता हूं कि बताइए कि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं इनको, सॉरी इसका तो मैं आंसर ही बता दिया, 2001 में इनको भारत रत्न दिया गया था, ठीक है, याद रखना है। पूछा गया है ये भी कि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं उनको भारत रत्न कब दिया गया था? तो 2001 में दिया गया था। वीणा के लिए आपको एस बालकृष्णन नाम याद रखना है, एक बहुत चर्चित नाम जो वीणा वादक हैं, एस बालकृष्णन, ठीक है। अब
सितार का एक आपको नाम बताता हूं जो कि पूछा जाता है एग्जाम में कई बार से, याद रखना है सितार में पंडित रविशंकर। ठीक है, पंडित रविशंकर, ये एक सितार वादक है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको इनका नाम याद होना चाहिए। चलिए 20वां प्रश्न अब बढ़ जाते हैं। 20वां प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित में से हिमालय की किस उपखंड में कंचनजंगा पर्वत स्थित है। यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कंचनजंगा पर्वत जो है वो हिमालय के किस उपखंड में स्थित है? अरुणाचल हिमालय, कश्मीर हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, या फिर हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय का पार्ट है कंचनजंगा। ठीक है, तो कंचनजंगा जो है कह लीजिए कि भारत में, ठीक है, भारत में स्थित सबसे ऊंचा, ठीक है, भारत में सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो कंचनजंगा। है कहाँ? तो आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा। ठीक है, सिक्किम में। अब आपको यहाँ से कुछ प्रश्न आपसे पूछता हूँ, बताइए कि हमको पता है कि एवरेस्ट जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई कितनी है? ये सबसे पहला नंबर पर ऊंचा कौन सा आता है? एवरेस्ट। दूसरे नंबर पे आता है K2। ठीक है, आपने नाम तो सुना होगा, K2। अब आपको एवरेस्ट और K2 इन दोनों की ऊंचाई आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, जो कंचनजंगा है इसकी ऊंचाई आप याद रखिएगा 85-86 मीटर, 85-86 मीटर। ठीक है, चलिए अब हम 21वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21वां नंबर का प्रश्न है कि दिए गए विकल्प में असत्य कथन कौन सा है? चयन कीजिए। कायांतरित चट्टानें साधारण रूप से पृथ्वी की सतह के काफी नीचे होने, उच्च तापमान और इसके ऊपर चट्टान की परतों के अधिक दाब के कारण बन जाती है। यह कथन जो है सही है। फिर दूसरा है बैकाल चट्टानें विलयन से अवक्षेपित घुलित सामग्री से बनती है। यह कथन असत्य है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और तीसरा कथन जो है, अवसादी चट्टानें जल निकायों के भीतर और पृथ्वी की सतह पर उस सामग्री के जमाव और उसके सीमेंटीकरण से बनता है। यह कथन भी सही है। और चौथा है मैग्मा या लावा के ठंडा होने और जमने से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। बाकी के दूसरा विकल्प के अलावा पहला, तीसरा और चौथा विकल्प सही है। ठीक है, याद रखिएगा। 22वां प्रश्न है कि 1528 में चंदेरी के युद्ध में निम्नलिखित में से किसकी हार हुई थी? ठीक है, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। शेरशाह सूरी, सिकंदर लोदी, मेदिनी राय या फिर बाबर, किसकी हार हुई थी? ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हुआ था। ये जो 1528 का जो चंदेरी का युद्ध हुआ था, ठीक है, चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? पहली बात तो ये बाबर वर्सेस मेदिनी राय। ठीक है, बाबर वर्सेस मेदिनी राय के बीच में हुआ था और मेदिनी राय की इसमें हार हुई थी। ये युद्ध हुआ कब था? 1528 के अंदर हुआ था। ठीक है, और आपको याद रखना है कि जो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में एक युद्ध हुआ था, हुमायूं और शेरशाह, एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था जिसमें शेरशाह जो है विजयी हो गया था। उस युद्ध का नाम था चौसा का युद्ध। कौन सा? चौसा का युद्ध। और ये हुआ कब था? तो डेट आपको याद रखना है, ये याद रखना है 1539 में ये युद्ध हुआ था। एक आपसे युद्ध पूछता हूं, बहुत आसान सा, बहुत कॉमन सा, अगर आप तैयारी करना शुरू किए होंगे या फिर तैयारी की है तो आपको पता होगा। बताइएगा कि हल्दी घाटी, ठीक है, हल्दी घाटी का जो पहला युद्ध है कब और किसके बीच में हुआ था? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए 23वां प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 23 है कि IBEF 2021 के अनुसार भारतीय औषधि उद्योग मात्रा के आधार पर दुनिया में खाली स्थान पर है? 5वां, 11वां, तीसरा या 9वां? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, तीसरा। जब ये एग्जाम हुआ था 2023 में, उस समय का एक करंट अफेयर था, याद रखिएगा। ठीक है, वर्तमान का नहीं है, उस समय का करंट अफेयर था, इसलिए आपको उस तरीके से ही सोचना पड़ेगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। 24वां प्रश्न है, KA नजीब बनाम भारत संघ का जो मामला है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अधिकारों से उल्लंघन से संबंधित है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 या फिर अनुच्छेद 14? ठीक है, तो ये जो मामला था, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये मामला किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 21 जो अनुच्छेद 19 है, और अनुच्छेद 19 आप सभी को पता है कि किससे, सॉरी, अनुच्छेद 21 आप सभी को पता होना चाहिए किससे संबंधित है? तो ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित, और इसी मामले के कारण ये जो है इंपॉर्टेंट हो गया था और एग्जाम में पूछा गया था। अनुच्छेद 16 आप सभी को पता ही है, लोक नियोजन में अवसर की समता, लोक नियोजन में अवसर की समानता से संबंधित है। कौन सा? अनुच्छेद 16। ठीक है, अनुच्छेद 19, चलिए इसको कमेंट करके बताइएगा कि अनुच्छेद 19 जो है किससे संबंधित है? अनुच्छेद 14 तो आप जानते ही हैं सब लोग, विधि के समक्ष समता से संबंधित है, विधि के समक्ष समता या फिर
समानता। ठीक है, अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। अब हम चलते हैं 25वां और आखिरी प्रश्न इस वीडियो का। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तुलु, असमिया, उड़िया या फिर त्रिपुरी। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, जो त्रिपुरी भाषा है वो तिब्बती वर्मी भाषा परिवार से संबंधित है। तुलु भाषा तो आप सभी को पता होगा, ये तुलु किससे, तो ये कर्नाटक से संबंधित है। ठीक है, ये कर्नाटक राज्य से की एक भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है तुलु। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि जो तेलुगु भाषा है, तेलुगु भाषा ये किस राज्य में बोला जाता है। आपको राज्य कमेंट करके बताना है कि तेलुगु भाषा भारत के किस राज्य में बोला जाता है। तो इस प्रकार हमने जो 14 जुलाई 2023 को जो एग्जाम हुआ एसएससी सीजीएल का सेकंड शिफ्ट का, ठीक है, उसका हमने 25 प्रश्नों का जीएसजीके का प्रश्नों को देखा। इसमें से आपका कितना सही हुआ, एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैंने बताया उसको आप नोट डाउन करके रखिए। ठीक है, बहुत ऐसे ही आपको रिवीजन कराऊंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इसमें इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।